कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा लगातार अपने अपने तरीके से अपनी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ लोग भी हैं जो पहली बार चुनाव मैदान में हैं और मैं इस समय हूं एक कुलवंत सिंह चौहान जी के साथ, जो कि पहली बार चुनावी मैदान में हैं और उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कहे जाने वाली रामपुर खास से वो बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हम उनके साथ हैं, उनसे बात करते हैं उनकी चुनाव की तैयारियां कैसी हैं। और हालांकि रामपुर खास के बारे में तमाम अलग अलग अफवाहें, अलग अलग बातें फेमस हैं, उसके बारे में भी उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। धन्यवाद। और सर, जानना चाहते हैं कि आप चुनावी मैदान में आना चाहते हैं, आपने टिकट के लिए आवेदन किया है, ऐसी बातें हैं, लेकिन रामपुर खास के बारे में जो बातें फेमस हैं मीडिया में और तमाम, उसके बारे में क्या कहना है, वो कैसे करेंगे? नहीं, रामपुर के बारे में यहाँ कोई ऐसा कुछ फेमस नहीं है। 1980 से एक पार्टी जीतती आ रही है और वहाँ पर पार्टी के साथ साथ वंशवाद चल रहा है, तो वो कंटिन्यू है। उसी चीज़ के लिए थोड़ा सा देखना। और मेरा तो घर भी यहीं रामपुर खास में है, तो यहीं से लड़ेंगे, कोशिश करेंगे। पार्टी में आवेदन किया है, पार्टी जो दायित्व देगी उसको निर्वहन किया जाएगा। सर, एक सवाल है कि रामपुर खास में 1980 से लगातार एक ही पार्टी नहीं बल्कि एक ही कैंडिडेट लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनके 2 बार से उनकी बेटी आराधना मिश्रा चुनाव जीत रही, इसके पहले प्रमोद तिवारी थे। तो ये आमतौर पर कहा जाता है कि रामपुर खास की जनता उनके साथ है, या लेकिन कुछ लोग विपक्षी दल ये कहते हैं कि चुनाव में कुछ और चीज़ें यहाँ पर होती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कुछ जनता उनके साथ है, पहले तो थी, अभी उसके बाद में कुछ और चीज़ें भी चलती हैं, जैसे कहीं कहीं पर वो कुछ चीज़ें मैनेज भी कर लेते हैं। और इसके पहले अगर देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर बहुत सक्रिय नहीं थी। 2012 के बाद से सक्रियता बढ़ी है और 2014 से जब से दिल्ली में सरकार बनी है, उसके बाद 2017 में यहाँ पर बनी है, तो उम्मीद की जाती है कि 2022 में यहाँ पर बीजेपी का आपका विधायक बनेगा। ये कहा जाता है कि प्रमोद तिवारी के सामने समाजवादी पार्टी हो या आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये आमतौर पर वॉकओवर दे देते हैं। वॉकओवर नहीं कह सकते, बीजेपी ने तो नहीं दिया है, समाजवादी पार्टी देती है, सपा दी है और सारी पार्टियां दी, लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं दिया। पिछली बार यहाँ पर जो चुनाव हुआ था अच्छी टक्कर दी गई और लगभग 65,000 वोट मिले बीजेपी को, तो ये नहीं कह सकते कि वॉकओवर दिया गया है। और चुनाव जीतने का हर बार अंतर कम होता जा रहा है। इस बार आप लोगों ने देखा कि अभी योगी जी की सभा हुई थी, उसमें लाखों की भीड़ हुई, उम्मीद से कम 5 गुना ज़्यादा सबकी भीड़ हुई। तो उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि 2022 में यहाँ पर कमल खिलेगा ही खिलेगा। एक सवाल आपके बारे में, व्यक्तिगत आपके बारे में, आप पहली बार चुनाव मैदान में हैं, तो हम आपकी पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई राजनीति में रहा हो या फिर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं पहली बार चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने पार्टी में आवेदन भी किया है और बहुत दिनों से सक्रिय हूँ भाजपा में। लेकिन मेरे यहाँ परिवार में कोई भी कभी भी राजनीतिक दल पर कभी नहीं रहा है। पिताजी किसान थे यहीं पर, और उसके बाद बड़े भाई जो कि पढ़े किसान रहे, उसके बाद में इसमें IPS में सेलेक्ट हो गए। उसके बाद आज की डेट में वो CRPF के हेड हैं, NIA के भी हेड हैं। दूसरे भाई वो GST कमिश्नर हैं इस समय, वो IRS हैं 93 बैच। तो यही हमारी पृष्ठभूमि रही है, पढ़ने लिखने वाला परिवार रहा है, शिक्षित लोग हैं और किसान का भी दर्द जानते हैं। पढ़े लिखे लोग क्या कर सकते हैं वो भी जानते हैं। तो पढ़े लिखे लोग अगर पूरा देश चला रहे हैं, मेरा परिवार चला रहा है, दूसरा जो है एक CRPF देख रहे हैं पूरे देश को, जिनके संरक्षण में आज की डेट में नक्सल कम हो गया है। जैसे झारखंड में देखिए और सब जगह पर कश्मीर की समस्या समाप्त हो रही है, क्योंकि सरकार ने एक नियम लागू किया, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का दायित्व इन लोगों का था, इन लोगों ने बखूबी निभाया। अब रामपुर खास में भी कोशिश की जाए कि अगर पार्टी मुझे दायित्व देती है तो मैं भी कोशिश करूँगा कि भाई जितना अपने पढ़ाई का है, जितना हर चीज़ का उपयोग करते हुए जनता के लिए जितने नियम, जितने कानून, जितने लाभकारी योजनाएं सरकार बनाती है, वो सारी चीज़ यहाँ पर कोशिश करेंगे कि सबको मिले बिना किसी भेदभाव के। एक सवाल है सर आपसे कि आम तौर पर राजनीति को समाज सेवा कहा जाता है, लेकिन क्या आज की डेट में राजनीति समाज सेवा है? कुछ लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपके जो आज की डेट में प्रधानमंत्री हैं वो समाज सेवा ही कर रहे हैं। उनका ना कोई परिवार साथ में है, ना कोई है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री समाज सेवा ही कर रहे हैं। कोई कह नहीं सकता कि इनका परिवार क्या है, क्योंकि वो कोई बता ही नहीं सकता कि उनकी जात क्या है। वो तो योगी हैं।
एक मठ के महंत थे, आज की डेट पहले एमपी बने और आज की डेट में चीफ मिनिस्टर है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो समाज सेवा ये कुछ लोग होते हैं, हर जगह पर गलत होते हैं, तो 2-4% है, अदरवाइज ऐसा नहीं। राजनीति समाज सेवा ही है। जैसे जिस तरह से 1980 से लगातार प्रमोद तिवारी और उनके परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा है, तो आप अगर मान लीजिए पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है, आप पर भरोसा जताती है, तो किस विज़न के साथ आप चुनाव में आएंगे? आपका विज़न क्या होगा? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, अगर हमको पार्टी ये दायित्व देती है तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो आज 1980 से अगर एक पार्टी का एक विधायक होता आया है, एक नाम है, उसके बाद उसका अगला परिवार आगे बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो जनता को खुद ही दिख रही हैं। उनको कोई भी कोशिश करके लाभकारी योजनाएं भी नहीं मिलती हैं, कुछ वर्ग को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें जनता के समक्ष रखेंगे और जनता को समझ में आएगा। और वो चीज़ तो आप लोगों ने भी देखा है कि अभी 27 तारीख को जो जनसैलाब उमड़ा था नयापुरवा में, उस जगह पर हुआ था, जो मेढ़ाएँ जगह है, मेढ़ाएँ का सेक्टर प्रभारी मैं हूँ और वहाँ पर वो मेरे नेतृत्व में हुआ। मैं ये सोचता हूँ कि भाजपा अगर ऐसा नेतृत्व देती है, मुझे कुछ करने को करती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बदलाव का पूरे तरीके से ये संदेश जा रहा है। एक और सवाल, आप पहली बार राजनीति में आए, मतलब आपके परिवार से कभी कोई राजनीति पृष्ठभूमि से नहीं रहा है, आप पहली बार राजनीति में हैं अपने परिवार से और एक प्रकार से दावेदारी कर रहे हैं विधानसभा की। ऐसे कौन से मुद्दे थे, ऐसी कौन सी नीतियां थी जिससे प्रभावित होकर आपने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निष्पक्षता पहली चीज़, दूसरी देश सेवा, तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो अपने यहाँ पे लुप्त प्राय हो रहा था, हिंदुत्व, उस चीज़ को इन्होंने हर जनमानस में जगाया है। तो इस चीज़ से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी के साथ में जुड़ने का प्रयास किया। और राजनीति की अगर आप बात करते हैं कि मैं राजनीति में आ रहा हूँ, तो राजनीति में तो हर वर्ग आदमी होता है, 18 साल का होते ही राजनीति में आ जाता है। सक्रिय राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन राजनीति तो हर आदमी करता है, वोट तो देना ही आपको। तो बिना किसी पार्टी से प्रेरित हुए, बिना किसी के विचारों से प्रेरित हुए तो आप वोट देंगे नहीं। तो राजनीति में तो हर आदमी होता है। सक्रिय राजनीति में ये कह सकते हैं, सक्रिय राजनीति में आया हूँ। आपके पिताजी किसान थे, आप भी बताएं कि मैं भी किसान, खेती किसानी से जुड़ा हूँ, आपके भाई भी जुड़े थे। तो किसानों के लिए अगर आपसे कहा जाए कि हम आपसे ये सवाल पूछें कि सरकार ने किसानों के लिए ऐसे कौन से प्रमुख 3 काम किए हैं, अगर आपसे वो 3 काम पूछे जाएं तो आपके हिसाब से जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, किसानों के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक समय होता था कि यहाँ पर यूरिया और डीएपी के लिए लाइन लगती थी, पुलिस लेके डंडा लगाए रहती थी, किसानों को 3-3 दिन लाइन में रहते थे, फिर भी नहीं मिलती थी। आज नीम कोटेड यूरिया मिलने के बाद किसी को ये समस्या नहीं है कहीं पर। उन्होंने मंडियों का संचालन अच्छे से कर दिया, जिससे किसान यहाँ से जो उनके पास उत्पाद है वो जाके बेच सकते हैं सही कीमत पर। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए हो रही है कि भाई हर चीज़ की उपलब्धता है। आज के समय में कहीं कोई समस्या नहीं है किसान के लिए। एक जो किसान अभी बिल आया था, उसमें भी अगर देखिए तो बिचौलियों के कारण ये किसान के बिल वापस लेना पड़ा। अदरवाइज़ किसान के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, एमएसपी पे सबको बेचने का अधिकार मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो किसान के लिए सरकार लगातार करती जा रही है। उसके बाद में अगर आपको जो फसल बीमा योजना है, एक छोटा किसान जिसका अगर छोटा सा खेत है उसमें कोई समस्या आ जाती है तो थोड़ा सा पैसा जमा करके बीमा का उसका पूरा लाभ मिल सकता है। अगर कोई दिक्कत होती है, कुछ भी अगर मान लीजिए किसी भी तरीके से समस्या हुई, तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो किसान के लिए सरकार पूरी तरीके से उनके साथ है। एक अंतिम सवाल आपसे अब कि आप अगर पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है और आप जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो आपके हिसाब से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, रामपुर खास में ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं, ऐसे कौन सा वर्ग है, ऐसे कौन से काम हैं जिससे जनता अछूती रही है और उसको अगर आपको जब प्रतिनिधित्व मिलता है तो आप उसको पूरा करेंगे? देखिए, किसान यहाँ पर अगर हम मुझको उम्मीदवारी दी जाती है और मैं मान लीजिए जीतता हूँ, तो पहला चीज़ तो ये होगा कि किसानों के लिए काम। जैसे किसान के पास जो उत्पाद होता है, गेहूं चावल तक तो ठीक है, आलू भी ठीक है, क्योंकि आपका जो है इस विधानसभा में नहीं दूसरी विधानसभा में वहाँ पर उसको भंडारण के लिए जगह है। लेकिन अगर आपके पास में जैसे आप सब्जी के उगाते हैं, एक समय होता है कि सबके पास सब्जी एक साथ में तैयार हो जाती है, उसमें अगर 50 रुपये वाली किलो वाली चीज़ 2 रुपये में बिकती है, उसके भंडारण के लिए शीतगृह, सब्जियों का शीतगृह अगर पूरे रामपुर में बनाया जाएगा, जो कि सरकार की तरफ से उसमें सब्सिडी भी है, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा
रहेगा। दूसरी चीज़ है यहाँ के जो उत्पाद हैं उनको उनकी गुणवत्ता ठीक करके और सारे बड़े बड़े बाज़ारों में करने का। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ का यूथ, जिसके लिए कोई रोजगार नहीं है, रोजगार परक विकास यहाँ होना जरूरी है। तो ये सब कुछ मुद्दे होंगे जिनके साथ में पढ़ना है, क्योंकि आप रोड किसी को दे सकते हैं, रोड होने से आप एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वहाँ जाके करेगा क्या? रोड बना रहे हैं तो रोड के साथ में, जैसे आज की डेट में जब सरकार NH बना रही तो उसके बगल में इंडस्ट्रियलाइजेशन करती है, उसके बगल में और सारे औद्योगिकरण, तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता है। आपके रामपुर में कहीं पर है रोजगार पर कोई चीज़? किसी तरफ आप बताइए, किसी को रोजगार के लिए कुछ है? कोई सरकारी नौकरी के लिए भटक रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए भटक रहा है। भाई नौकरी के लिए क्यों भटकेगा कोई? युवा पढ़ाई करेगा, उसके बाद में उसको रोजगार मिलेगा। जैसे सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए लोग भाग रहे हैं क्योंकि उनके औद्योगिकरण के कारण यहाँ पर कोई नौकरी है नहीं उनके लिए प्राइवेट में। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए, और यहाँ पर अगर मैं जीतता हूँ तो आप लोगों को भरोसा मैं दिलाता हूँ कि जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे, जो आज की डेट में कंप्यूटर सब जानते हैं चलाना मोस्टली, उनको जो अच्छी ट्रेनिंग देके यहाँ पर, जैसे मेरी बात हुई है BPO के हेड से, विप्रो के सॉरी, तो उन सब का जैसे यहाँ पर एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा। कॉल सेंटर एक बृहद रूप होगा, उसमें 5-10 हज़ार बच्चे आएंगे, एक आएगा, उसके पीछे इन्फोसिस आएगा, IBM आएगा, सारे आएंगे। तो इन सब चीज़ों को लाने के लिए भाई मैं कोशिश करूँगा। और अब तो लखनऊ भी दूर नहीं है, दिल्ली भी दूर नहीं है, तो चाहे आप यहाँ से काम करिए, चाहे लखनऊ में काम करिए, और जो बच्चा यहाँ पढ़ा हुआ है वो बेंगलोर जाके काम क्यों करेगा? यहीं पर काम करेगा। तो इस तरीके के सुविधा करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं पूरी रामपुर की जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को और भारतीय जनता को आपके चैनल की तरफ से आने वाले दिनों में ही 2-3 दिन बाद ही नव वर्ष है, तो सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।